नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का हुआ समापन। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के दौरान 2710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए सामने। भाजपा नेताओं द्वारा महिला सीएसपी से बदसलूकी को लेकर राज्यपाल के नाम महिला कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन और आम नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। कहा जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क में उतरेगी आम आदमी पार्टी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा और शहडोल संभाग के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 2710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के मंच से पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को लेकर एक नई शुरुआत हुई। रीवा और शहडोल संभाग के लिए पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। आज प्रस्तुत इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन संभावनाओं को और मजबूती दे रहे हैं। समिट के दौरान कई कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की मंशा जताई है, जिनमें फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर राम ओला ने 700 करोड़ रुपए के सबसे बड़े निजी निवेश की मंशा जताई। वहीं RCRCPS और विंध्य प्राइड के दिव्यांश बघेल ने 500 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई। इसी क्रम में अमित दिग्विजय सिंह ने 500 करोड़ और समदड़िया बिल्डर्स ने 300 करोड़ के निवेश का इरादा व्यक्त किया है। इसके अलावा जंगल कैंप इंडिया के गजेंद्र सिंह राठौर ने 150 करोड़, गौरव प्रताप सिंह और पुष्पराज सिंह ने 100 करोड़, राजस्थान फूड और पैलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मानवेंद्र सिंह शेखावत ने 100 करोड़, इको पार्क के अनुज और विजय तिवारी ने 80 करोड़, तथास्तु रिजॉर्ट के अनिल अग्रवाल ने 150 करोड़, सिद्धार्थ सिंह ने 15 करोड़, सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव सिंह गौरव ने 10 करोड़ और कैलाश फूलवानी ने 25 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई। ये इन्वेस्टमेंट रीवा और शहडोल संभाग की सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि परियोजनाओं को सफलतापूर्वक साकार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि ये प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित करेंगे। रीवा और शहडोल जल्द ही पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान के रूप में अपनी जगह हासिल करेंगे। में अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है, उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद देते हैं। बहन जी, पर्यटन की आप बात करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं उसके लिए जवाब देने को तैयार हूँ। धन्यवाद दीजिए। अब मेरा ऐसा सुझाव है कि आपके पीछे जो लाइट है वो मेरे को आपका चेहरा भी नहीं देखने दे रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत इसी महीने के साथ हमारे धार्मिक पर्यटन के भी और बाकी केंद्र पे भी पर्यटन की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चालू कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ चूंकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसे में पर्यटकों का समय बचे और अधिक से अधिक स्थान पर वो जा सके। जैसे आपकी जानकारी है कि PM श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमने दी है और उसी प्रकार से PMC एयरलाइन का भी हमने प्रारंभ किया है। तो इसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, ये डेली कनेक्टिविटी हमारी पर्यटन की विमान सेवा से मिल रही है। 3000 से ज्यादा। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर हेल्थ के मामले में खास करके यूरोप की साइड से अरब कंट्रियों में ये बहुत महंगा पड़ता है और मध्य प्रदेश में उसकी तुलना में कई गुना सस्ता भी है
और मध्य प्रदेश में वो सब चीजें भी है। तो भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म का एक सेक्टर हेल्थ टूरिज्म भी होता है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का आयुष्मान और बाकी चीजें चालू की है तो इसका स्कोप और बढ़ गया है। तो हम इस सेक्टर को पर्याप्त ध्यान दे करके हेल्थ टूरिज्म को भी, और हेल्थ टूरिज्म न केवल एलोपैथिक, इसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। केरल में वेलनेस के माध्यम से बहुत अच्छे से चल रहा है। हम भी हमारे राज्य में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 13 आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम खोल रहे हैं जो वेलनेस सेंटर के नाते से काम करें। इसी यहाँ पर, इसी स्थान पर रीवा के अंदर रामदेव जी का पतंजलि ग्रुप के माध्यम से भी यहाँ वेलनेस सेंटर का बड़ा काम वो करने वाले हैं। श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव कौरव जी, श्री कैलाश फुलवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब मिलाकर के लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज इसके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर्यटन के सेक्टर में आ रहे हैं। हमें आज तो अपना ये शुरुआत है, आने वाले समय में पुनः हम चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, हमारा रूरल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिला करके इसका तालमेल करते हुए पूरे देश में सबसे तेजी से होम स्टे अगर कहीं हो रहा है तो हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, इस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए, कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म, टूरिज्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के ये कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है, उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के इन विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद देते हैं। बहन जी, पर्यटन की आप बात करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं उसके लिए जवाब देने को तैयार हूँ। धन्यवाद दीजिए। अब मेरा ऐसा सुझाव है कि आपके पीछे जो लाइट है वो मेरे को आपका चेहरा भी नहीं देखने दे रहा, तो मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा शहडोल अनूपपुर की धरती पुकारे, प्रकृति संस्कृति बाहें पसारे। चलिए वहां जहां धड़कन है देश की, मध्य प्रदेश की आत्मा हर राही। रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज समापन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शामिल रहे और रीवा में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। रीवा में कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले दिन रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों को संबोधित किया और पर्यटन व्यवसाय में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज 27 जुलाई को समापन हो गया। कॉन्क्लेव के समापन सत्र में अलग अलग 3 दलों द्वारा पर्यटन विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। इन दलों द्वारा पूर्वा जलप्रपात, बसामन मामा, गौ वन्य विहार अभ्यारण्य तथा रीवा में बाघेला म्यूजियम, किला एवं महामृत्युंजय मंदिर का भ्रमण किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के 2 दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रीवा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और चारों तरफ टूरिज्म की ही चर्चा हो रही थी। ये कार्यक्रम कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। यहाँ की ब्रांडिंग अभी सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी गए थे और बनारस में मैं गया था। पर्यटन विभाग के सारे लोग थे वहाँ पर और वहाँ से शुरुआत कर दी है, क्योंकि हमसे लगा हुआ है पहले हम बगल के लोगों को तो बता दें, फिर और दूर जाएं। और उत्तर प्रदेश में चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या है तो वहाँ के लोगों को इस प्रकार के स्थान में जाने की बड़ी भूख रहती है, लेकिन जब उनको बताएंगे
तो यहाँ आएंगे तो हमारा भी काम होगा और उनका भी काम होगा। पर्यटकों को बढ़ाने के लिए स्कूल में बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन के लिए क्या है उसके लिए? जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। रीवा में टूरिज्म की चर्चा हो रही है। आप लोगों के चेहरे से भी ये पढ़ा जा सकता है कि आप लोग भी काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। टूरिज़्म जिसकी अपार संभावना हमारे विंध्य क्षेत्र में रही है, उसके बारे में इस प्रकार से मार्केटिंग का कोई बड़ा आयोजन लंबे समय से क्यों नहीं होता रहा है। लेकिन आज 2 दिन से जब से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, हमारे पर्यटन मंत्री जी, हमारे 2 वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी और प्रहलाद जी, और इतना बड़ा जो कल उद्घाटन सत्र हुआ और आज अभी लगातार चल रहा है डिस्कशन, ये हम सबके वर्षों पुराने सपने को पूरा करने वाला है। और इस बीच में हमने जरूरी अधोसंरचना को विकसित किया है। इस बीच में हमने व्हाइट टाइगर को वापस लाया है। इस बीच में हमने एयरपोर्ट बना दिया है। हमारे जितने वाटरफॉल्स है वहाँ पर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके उसको और बेहतर बना दिया है। तो ये टूरिज्म कॉन्क्लेव ऐसे नहीं आयोजित हो गया है। पर्यटकों के लिए बेहतर लोकेशंस तैयार करने के बाद, उनको आने की सुविधा देने के बाद अब हम उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और ट्रैवल एजेंट पर्यटकों को यहाँ पर आए हुए देख रहे हैं और बड़े संतुष्ट होकर जा रहे हैं। उनका संतोष इस बात का प्रमाण है कि अब ये जाएंगे तो जो टूरिस्ट ये बुक करते थे राजस्थान के लिए और अन्य स्पॉट्स के लिए, वो अब रीवा के लिए ज़रूर बुक करेंगे और फिर इनके माध्यम से पर्यटक यहाँ पर आएंगे और देखने के बाद वो फिर दूसरों को बताएंगे कि और कहीं जाने के पहले विंध्य क्षेत्र में चले जाओ, रीवा में जाओ, व्हाइट टाइगर सफारी देखो, पूर्वा वाटरफॉल देखो, सरसी टापू देखो, भैरवनाथ का स्थान देखो, देवर कोठार में जाके बौद्ध का स्तूप देखो। इस प्रकार की चर्चाएं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा में नए एडीएम भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद राजस्व से संबंधित सभी काम इस नए परिसर में निपटाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्व सुविधा युक्त इस भवन में अब राजस्व से संबंधित सभी मामलों का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनके साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चर्चा की। ये एक अच्छा गुणवत्ता से कर्मचारी अधिकारी काम कर सके, उनके लिए एक बहुत अच्छे सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय बहुत मददगार साबित होते हैं। कलेक्ट्रेट के बाद अब ये एसडीएम और तहसील कार्यालय का जो संयुक्त भवन बना है, इससे आम आदमी को, किसानों को रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा के पूर्व विधायक व उनके समर्थकों द्वारा महिला पुलिस अधिकारी से अमर्यादित टिप्पणी किए जाने को लेकर महिला कांग्रेस ने आज राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों चौराहा थाना में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, जहां 2 कर्मचारियों के झगड़े को लेकर 2 प्रमुख दल आमने सामने आ गए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी हो गया। झगड़े की जानकारी लगते ही भाजपा नेता और सेमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ पीड़ित युवक अभिषेक तिवारी के समर्थन में चौराहा थाने पहुंचे और कांग्रेस नेता अभय मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर धरने में बैठ गए। इसी बीच बात बढ़ गई और भाजपा नेता ने सीएसपी ऋतु उपाध्याय के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही उनके समर्थक उग्र रूप से हो हल्ला करते नजर आए। इसी मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेत्रियों का कहना है कि सत्ता के मद में चूर भाजपा नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, तो आम आदमी के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मैं तो बाहर थी शहर से, पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ उजड़, बदतमीज और असभ्य लोग, जिनको सत्ता का नशे में उन्मदान हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता ये सदा बनी रहेगी। उन्हें ये नहीं पता कि जाने कितने राजा और रंग के इस धरती से आके चले गए। चौराहा थाने में कुछ 50 के लगभग उजड़ लोग घुसते हैं और एक सीएसपी हमारी जो ऋतु उपाध्याय जी हैं, भद्र महिला है, मैंने जब भी बात करी है तो बहुत ही प्यार से रहती हैं और गरीब गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित की मदद की हर संभव प्रयास करती हैं। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। तो ऋतु जी के खिलाफ हो करके 50 के लगभग तादाद में रीवा शहर के छटे हुए गुंडे
उनकी तरफ भिड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि उनको मारेंगे या गिरा देंगे। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। यदि रीवा जिले में पुलिस के अधिकारी CSP फर्स्ट क्लास रैंक का अफसर होता है, उस रैंक की अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता से उतरी हुई है। मोहन यादव को रीवा में आके रंगारंग कार्यक्रम करने की तो फुर्सत है, उस गरीब को घर जाने और उनको देखने की फुर्सत नहीं है। मैं SP से और पुलिस अधीक्षक महोदया से मेरी जो अभी चर्चा हुई कि किसी प्रकार का जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो महिला हो। लेकिन जब पुलिस के अफसर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारी आपकी बारी तो बहुत जल्दी लग जाएगी। कहते हैं लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ मेरा मकाम थोड़े ना। आज हम लोग आए हैं, अभी परसों रात की घटना है। कल सुबह हम लोगों को पता चला चौराहा थाने में सत्ता के मद में मदहोश हो करके हमारे थाने में जो CSP पदस्थ थी रितु उपाध्याय जी, उनके साथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक और तमाम उनके साथियों ने जिस तरीके से बर्ताव किया है, तो इससे हम लोगों का हौसला बहुत पस्त हुआ है। कारण उसका ये है कि जब पुलिस की महिला अधिकारी इस शासन में सुरक्षित नहीं है, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में किस तरीके से माने बिल्कुल ऐसे झपट रहे थे। यदि और भी पुलिसकर्मी थाने के अंदर वो न होती तो शायद उनके साथ में कितनी बड़ी अप्रिय घटना हो जाती। और जब इस तरह का हौसला इनका बुलंद है तो आम जनता क्या उम्मीद करे। और एक पुलिस अधिकारी हाथ जोड़े दादा कर रहे हैं। अभी कोई गरीब चला जाए तो उसको दुत्कार के भगा देते हैं, और चूंकि ये सत्ता दल से जुड़े लोग हैं तो उनको इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे कि लग रहा था कि थाना वही चला रहे हैं, ये तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी बैठे हैं। तो ये जो घटना हुई है, चूंकि एक महिला अधिकारी के साथ में हुई है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातों में कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के आज SP ऑफिस से हम सब लोग मिलने के लिए आए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो जो थाने के अंदर घुस करके धमकी दिए हैं और अभद्र भाषा का उपयोग किए हैं। ये सार्वजनिक रूप से, कोई अकेले की बात नहीं है। तो अगर ऐसे मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो आम जनता का हौसला बिल्कुल पस्त हो जाएगा, पुलिस प्रशासन से विश्वास खत्म हो जाएगा। ये विश्वास बना रहे तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये किस व्यक्ति? ये जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस रीवा की तरफ से, ये जो जिला महिला कांग्रेस रीवा है, इनका जो संगठन है, उनकी तरफ से आज ये ज्ञापन दिया गया है। चौराहा थाने में जो घटना हुई है उसी बाबत ज्ञापन दिया गया है, उसी इशू को रेज़ किया गया है। तो ज्ञापन ले लिया गया है और निश्चित ही इसमें जो भी नीडेड कार्यवाही होगी वो की जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र तोमर ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क में उतरने की बातें कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में 700 से अधिक स्कूल बंद हो गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, फिर भी बीजेपी विकास की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तोमर ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी लगाया और कहा कि देश का युवा आज बेरोजगार है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का चुनाव जो था वो डकैती थी। इस बार दिल्ली का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, जनता का चुनाव नहीं था वो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार एक था सामने, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर थी। तो इस बार उन्होंने 2-3 साल पहले से उन्होंने प्लान किया था कि किसी भी तरीके से, तरीका कोई भी हो, बाई हुक बाई क्रॉक, बेईमानी से किसी तरीके से भी सरकार में आना है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। उसके लिए उन्होंने शुरुआत की, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। कहीं कुछ नहीं मिला, कोई हजारों उन्होंने रेड की,
कहीं से कोई बरामदगी नहीं हुई, एक नए पैसे की बरामदगी नहीं हुई। पहले कहा गया 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लास्ट में कहा जी 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और घोटाले के नाम पे 1 रुपए की कहीं से कोई बरामदगी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। लेकिन क्योंकि जो तमाम एजेंसीज हैं उनको केंद्र सरकार ने कठपुतली बना के रख दिया, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो पुलिस हो, सारी एजेंसीज को, इवन चुनाव आयोग, सब जो है वो मीडिया आदि 80% मीडिया गोदी मीडिया बन गई। तो उनका जब बस नहीं चला तो उन्होंने फिर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। उनका मकसद ये था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देंगे तो जो तमाम एमएलए हैं हमारे, वो भटक जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, और आम आदमी पार्टी टूट जाएगी तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। फिर उन्होंने तय किया कि अब किसी तरीके से भी और तरीका निकाला जाए, और वो तरीका उन्होंने निकाला कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। वहां पर आप में से, आप तमाम मीडिया के लोग हैं, पूरे देश के लोग, पूरी तमाम सर्वे, कोई भी व्यक्ति एक भी सीट नहीं दे रहा था कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर। कहीं भी कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सर्वे एजेंसी बिल्कुल ये कहने को तैयार नहीं था कि एक सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लेकिन जब तीनों दलों ने अपनी रिपोर्ट दी वहां पर चुनाव आयोग के अंदर, तो वहां पर 44 करोड़ रुपए का हिसाब दिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको 44 करोड़ रुपए नगद चंदा मिला। आप लोग सोच सकते हैं, जहां कोई एक सीट जीतने के चांस नहीं, उनको 44 करोड़ रुपए चंदा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। 44 करोड़ तो एक नंबर में हो गया, 100 कर दिया उन्होंने कि हमने 44 करोड़ रुपए चंदा नगद में ले लिया। उसके अलावा कितना हुआ? वो करोड़ों रुपए थे, 100 करोड़ से ऊपर उनको दिया। उनको कहा कि आप जितनी। करंट की चपेट में आने से 62 वर्षीय किसान की मौत हो गई। घटना चौराहा थाना अंतर्गत जुड़मनिया की है। चौराहा थाना अंतर्गत जुड़मनिया के रहने वाले दिनेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि उनके बड़े भाई कमलेश चतुर्वेदी कल शाम 5:30 से 6 के बीच खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि पास ही खेत में दूसरे लोगों ने तार बिछा रखे हैं और ट्रैक्टर निकालने के वक्त तार टूट गया था, जिससे करंट खेत में फैल गया और उनके भाई खेत में काम करने के लिए उतरे तो करंट की चपेट में आ गए, जिन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 6:45 बजे की बात है। तो अपने खेत जा रहे थे, वो रोजमर्रा के हिसाब से अपने खेत जा रहे थे। नहीं, पैदल। तो खेत में जैसे ही गए हो तो वहाँ करंट फैला हुआ खेत में। हाँ, बहुत से लोग बाग अपना डोरी वहाँ से निकाले थे गांव के, जिनका नाम कुछ अजय सोस्त्री करके है और एक इंद्रभान सिंह है। उनके पंपों की डोरी लगी हुई थी। तो वहाँ पर वो अपनी बाउंड्री किए थे, खेत का रकबा तार वाली जो रहती है वायर, तो उसमें बाउंड्री किए थे। तो वो बाउंड्री के तार ट्रैक्टर निकाले थे उनके खेत से, तो तार टूट गई थी बाउंड्री वाली, और उसी में करंट टूट के पड़ गया था। उनकी जो डोरी लगाए हैं गांव वाले, हाँ, तो उसमें करंट पूरे उनके खेत में करंट फैला था। तो जैसे ही वो कदम रखे अपने खेत में अपना जो घास फूस निकालने के लिए चारा, तो करंट के दबोच में आ गए। कितने बजे घटना है? कहाँ पर? ये घटना जुड़मनिया से है और 6 का टाइम पक्का रहा होगा जब वो फंसे रहे होंगे। ये क्या मानते हैं आप, लापरवाही किसकी? लापरवाही एक पहली बिजली विभाग की है, और दूसरा जो बिजली का जो यूज कर रहा है, ऐसे दुरुपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है खेत के तो ऊपर उसका गलती कि हम तो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगला जिसके खेत हटाया नहीं गया तार को, तार कोई नहीं हटाया। तार अगर हट जाता तो कोई क्यों फंसता वहाँ जाके? भाई कोई भी जाएगा, अगर करंट फैला है तो आदमी वहाँ फंस जाएगा ना, जान मार तो हो जाएगी। वो उनका कमलेश प्रसाद चतुर्वेदी थे, वो हमारे बड़े भ्राता थे। उनका उम्र 62 के लगभग था। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा पुलिस चौराहा लगता है। हाँ, चौराहा। पुलिस अभी तक नहीं आई। हम थाना चौराहा गए थे कंप्लेन लिखाने, FIR रात के 10 साढ़े 10 बजे रात, तो यहाँ से कंप्लेन लिख लिए थे। सराफा परिवार द्वारा किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में 28 जुलाई सोमवार को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा।
गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ का महाप्रसाद मालपुए का भोग सराफा परिवार द्वारा वितरित किया जाएगा। रीवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी ने बताया कि ये भंडारा पिछले 22 वर्षों से लगातार हर साल सावन के महीने में राजेश सोनी एवं समस्त सराफा मंडल परिवार एवं महामृत्युंजय के भक्तों के प्रयासों से होता चला आ रहा है, जिसमें विशेष प्रयास में सुधीर सोनी, दिलीप सोनी, भगवान सोनी, सत्यनारायण सोनी, पप्पू ताम्रकार, संजू ताम्रकार, सुदामा सोनी, सोमेश सोनी, अनुराग सोनी, नीरज सोनी, सीडी सोनी, धीरेन्द्र सिंह सोनी, सुनील सोनी, चंद्रमणि पांडे, पंकज प्रधान, राजेश सोनी एवं समस्त महामृत्युंजय भक्तों के प्रयासों से संपन्न हो रहा है। आयोजकों ने शिव भक्तों से महामृत्युंजय मंदिर पहुंचने और महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। जय बाबा महामृत्युंजय की। आप सभी महामृत्युंजय भक्तों से सविनय निवेदन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार महामृत्युंजय मंदिर में बाबा का महाप्रसाद मालपुए का भोग लगने जा रहा है, जिसपे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाबा के दरबार में सब परिवार पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग बाबा के दर्शन करें और बाबा का महाप्रसाद मालपुए का प्रसाद ग्रहण कर भंडारे को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय बाबा महामृत्युंजय की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गंगेव चौकी अंतर्गत दबंगों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। गंगेव चौकी अंतर्गत मढ़ी कला के रहने वाले राहुल कोल ने बताया कि घटना के दिन वो दुकान सब्जी लेने जा रहा था, तभी रास्ते में धन्नू सिंह और सुनील सिंह बाइक चलाते निकले। जब मना किया तो गालियां देने लगे। थोड़ी देर बाद लाठी डंडा लेकर आए और मुझे जमीन पर लिटाकर गर्दन, पीठ और पैर पर डंडे से वार किया। घटना के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए वापस चले गए। राहुल ने बताया कि उसने गंगेव चौकी में FIR दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए SP कार्यालय पहुंचा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। तो उधर से वो बाइक लेकर आए तो मेरे साइड से निकाले ला के चढ़ गए मेरे ऊपर। तो मैं बोला भैया देख के चलाऊं, तो उन्होंने गंदी गंदी गाली दी। फिर मैं चला गया, थोड़ी देर में गाली देकर चला गया वो लोग। फिर मेरे पास फिर आए, तो फिर उधर से एक लाठी लेकर आए। तो लाठी लेकर आए तो फिर मारने लगे। धन्नू सिंह थे और सुनील सिंह थे, दोनों आदमी मिल के फिर मेरे को मारा, रोड पे लुटा के। हाथ से भी मारा, पूरे कान पे भी खून बह रहा है अभी भी, और यहाँ गर्दन पे भी मारा, सेल्ट भी फाड़ डाला था। घटना कहाँ की है ये मढ़ी कला। थाना गए थे आप? हम गगेव गए थे। चौकी लगती है? हाँ गए थे वहाँ? हाँ। क्या हुआ वहाँ पे बोले कि शाम को आना, तो आज भी गए तो आज भी नहीं दिए वो। तो हम डाट यहाँ से रीवा चले आए। अभी कहाँ हैं आप? यहाँ SP ऑफिस में। मारपीट कब हुई है आपके साथ? ये हुई शाम के 7 बजे टाइम पे। कल हुई है। कहाँ चोट आई आपको? मेरे गर्दन पे भी है, कान पे भी है और पैर में भी है। जो मारपीट किए हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मढ़ी कला की है। अच्छा, काहे का विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, वो उधर से गया। हाँ, गाड़ी ले। और मैं सब्जी लाने गया था उधर से, तो फिर मैं चला आया उधर से। तो इधर से जब मैं आया तो उधर दुकान वाले को गाली दे, घर में मारने धमकी दे उनको भी। तो फिर मैं गया इधर से, तो फिर सीधे चला गया मैं चौकी। तो चौकी में फिर बोले वो, तो चौकी में भी रिपोर्ट लिखे, बाकी किए नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान, जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। So please visit Pentium Point, where vision meets excellence. Admission open, so visit today. Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। पंचदिवसीय तुलसी जयंती समारोह 2025 का आज सुंदरकांड के साथ शुभारंभ किया गया। रीवा के मानस भवन में मानस मंडल द्वारा 5 दिवसीय तुलसी समारोह 2025 का आयोजन 27 से 31 जुलाई तक किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज सुंदरकांड पाठ से हुआ। इसके बाद शाम 4 बजे से तुलसी शोभा यात्रा निकाली गई और 6 बजे के बाद आरती पूजन किया गया। इस समारोह के दौरान 28 तारीख से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के भाषण और आमंत्रित वक्ताओं के व्याख्यान दिए जाएंगे। वहीं 31 जुलाई को तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।